नमस्कार दोस्तों, सेशन 10 में आपका स्वागत है। आज मैं आपसे बात करूंगा धंधे के फंड रेजिंग के बारे में। देखो, अगर आपको धंधे को बड़ा करना है, स्केलेबल बनाना है, तो आप लोग विदाउट फंडिंग शॉर्ट टर्म में ज्यादा तेज नहीं जा सकते हो। अब प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में फंड रेजिंग के कंसेप्ट को है ना, यहाँ तो बहुत हाइप की तरह दिखाया जाता है, यहाँ लोगों को प्रोसेस पता नहीं होता है। आज मैं आपको जाके इंडस्ट्री के सीक्रेट्स बताऊंगा जो 2024 में काफी काम आए थे और आने वाले सालों में 2025 और 26 में भी यही सीक्रेट्स काम आएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, इसको ध्यान से देख के जाना। लास्ट सेशन है पूरे सीरीज का, जहां पे मैं आपको असली में बताऊंगा कैसे प्रॉफिट होता है, पैसे निकलते हैं, फंड रेजिंग होती है, हर चीज को डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आज के टाइम में एसएमई आईपीओ ट्रेंड में चल रहा है, जहां से एक स्टार्टअप फाउंडर फंड लेकर आ सकता है और धंधे को बड़ा कर सकता है। इस समय एसएमई आईपीओ की मदद से लोग 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 90 करोड़ रुपए तक रेस कर रहे हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे एसएमई आईपीओ कोई बहुत नया कंसेप्ट है। नहीं, पहला आईपीओ रिलायंस लेकर आया था हिंदुस्तान में, जो कि एसएमई आईपीओ ही था। उस समय रिलायंस ने 2.8 करोड़ रुपीस रेस करे थे। आज के टाइम में एसएमई आईपीओ का साइज 20 करोड़ के अराउंड होता है, बट उस समय धीरूभाई अंबानी ने 2.8 करोड़ रुपीस रेस करे थे मार्केट से कंपनी को ग्रो करने के लिए। धीरूभाई अंबानी ने फंड रेजिंग इसलिए करी थी क्योंकि उस समय उनको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि यार मैं लोन उठाऊंगा, पैसा लाऊंगा, उसका ब्याज भरूं, मैं धंधे का मालिक अकेला, मेरे साथ कोई और है नहीं, तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है कि बार बार ब्याज चुकाना पड़ता है, दूसरे लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते क्योंकि उनका धंधे में क्या है, सैलरी उठाई चले गए शाम को 7-8 बजते। बट धीरूभाई अंबानी के लिए प्रॉब्लम थी, उसको प्रॉफिट करना था, उसको स्केल करना था। तो उन्होंने क्या करा, 10-10 रुपए में शेयर बेचना चालू कर दिया और ऐसा करते करते 2 करोड़ 80 लाख रुपए उन्होंने मार्केट से जुटा लिया। अब देखो, आईपीओ जो होता है वो कैसे आता है, कैसे प्रोसेस चलता है, मैं आपको इन डिटेल हर चीज बताऊंगा। स्टार्टअप फंडिंग से लेके वेंचर कैपिटल फंड से लेके सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। पहले स्टेप से चलते हैं। एसएमई आईपीओ से भी पहला स्टेप कौन सा आता है? वो आता है धंधे को बड़ा करने का, स्केल करने का। उसके लिए आता है आप खुद का फंड लगा सकते हो या फिर एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटल, इन सब से पैसा लेकर आ सकते हो। अब इन सब का पैसा कहां से आता है? अब देखना, जो एंजल इन्वेस्टर होता है, वेंचर कैपिटल होता है, कभी आपने सोचा है पैसा लाते कहां से? खुद की जेब से कौन आदमी पैसा लगाएगा जिस धंधे में, जिसको पता ही नहीं धंधा चलेगा नहीं चलेगा, बहुत हाई रिस्क के ऊपर है। देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। आप थोड़ा धंधे को स्केल करते हो, बड़ा करते हो। अब ये भी बहुत सारे लोगों के दिक्कत होते हैं, डाउट्स होते हैं। मेरे यूट्यूब वीडियोस में आके कमेंट करते हैं कि सर फंडिंग नहीं मिल रही है, हमारे पास भी आते हैं, सर पैसा कैसे उठाए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही है, आप लोग धंधा चालू नहीं करना चाहते हो, खुद का पैसा लगाना नहीं चाहते हो। आपको ये कि अब मैं धंधा है ना, कोई और पैसा लगा दे, मैं थोड़ा बहुत चलाऊं, सैलरी निकालता रहूं, मेरा कुछ नुकसान ना हो। ऐसा नहीं होता है। इन्वेस्टर पैसा नहीं डालेगा, सब स्मार्ट लोग हैं, सबको रिटर्न चाहिए। उनको जब तक रिटर्न नहीं दिखेगा, आपका पैसा नहीं दिखेगा, आपका स्किन इन द गेम नहीं दिखेगा, वो पैसे नहीं लगाएंगे। तो आपको पहले पैसा लगाना, प्रोटोटाइप को तैयार करना। आप शार्क टैंक इंडिया पे अप्लाई कर लो, आप वेंचर कैपिटल को अप्लाई कर लो, आप एंजल कैपिटल को अप्लाई कर लो। कोई फंड नहीं लगाएगा जब तक आपके पास कस्टमर नहीं है, प्रॉफिट नहीं है, यूजर बेस नहीं है। अब पैसा आता कैसे, वर्क कैसे होता है? देखो, जो एंजल इन्वेस्टर होते हैं, वेंचर फंड होते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, पीएमएस का फंड होता है, बैंक के फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड के पैसा होता है, ट्रस्ट का पैसा होता है, सोसाइटी का होता है, बिग कंपनीज का एक फंड बना होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। वो सारे फंड्स इनके पास होते हैं, ये उसको जाके मार्केट में लगाते हैं और इन कंपनीज को 20% का रिटर्न ला के देते हैं। अब प्रोसेस कैसे चलता है समझो। लेट सपोज मैं बात कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड की। 10,000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, मार्केट से इतना पैसा आया हुआ है। म्यूचुअल फंड वाले भी क्या करते हैं, बड़े कंपनीज में, स्टेबल कंपनी से पैसा लगाते हैं, बट जो एक्स्ट्रा सरप्लस होता है, प्रॉफिट होता है, वो देते हैं इन इन्वेस्टर्स को और कहते हैं 20% हम रिटर्न लेंगे, आपको इतने टाइम में हमको लाके देना है। फिर ये इन्वेस्टर्स मार्केट के अंदर पैसा लेके जाते हैं, वहां से 30%, 40%, 50% तक का कोशिश करते हैं आरओआई हम जनरेट करें। उसमें से 10%, 2% ये अपनी फीस निकाल लेते हैं और आगे जो 20% का पैसा इन्होंने आगे कैपिटल जनरेट करी है, जिसका पैसा लगाया था, उसको वापस रिटर्न कर देते हैं। ऐसे ये पूरा प्रोसेस मार्केट के अंदर चलता है। अब अगर अच्छा मैं रेपुटेड पर्सन हूं, अब आपको लग रहा होगा अगर सामने वाले पर्सन ने इसके पैसे डुबा दिए तो होता क्या, जब कोई पर्सन पैसे डुबा देता है तो मार्केट से उसको और बड़े फंड नहीं मिलते हैं। अगर मेरे को और बड़े फंड उठाने तो मुझे उनको दिखाना पड़ेगा कि वो फलाना आदमी से 50 करोड़ लाया था, मैंने उसको 1 साल में 60 करोड़ रुपए बना के दिए। तो वो सब इनको दिखाना पड़ता है, तभी बड़े फंड उठा पाते हैं और तभी ये सोच समझ के स्टार्टअप्स के अंदर पैसा लगाते हैं। और ये सारा पैसा मार्केट के अंदर रोटेट होता रहता है। क्यों रोटेट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि जो बड़े फंड्स होते हैं उनको टैक्स बचाना भी जरूरी होता है। तो ये सारा फंड रोटेट होते होते वेंचर कैपिटलिस्ट के पास आता है, वेंचर फंड्स में आता है, एंजल इन्वेस्टर्स के पास आता है, वो धीरे धीरे फिर कंपनीज में पैसा लगाते हैं। अब पीएमएस में क्या होता है, छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, मतलब जिन्होंने 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक की फंडिंग कर रखी है। दूसरा होता है एआईएफ, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। यहाँ पे मिनिमम 1 करोड़ से इन्वेस्टमेंट चालू होता है। मतलब अगर मेरे पास 100 एआईएफ है, मतलब 100 लोगों के 1-1 करोड़ रुपए, तो आज मेरी जेब में 100 करोड़ आ गए। अब मुझे स्टार्टअप्स के अंदर लगाने हैं।
अब मेरे पास 1000 स्टार्टअप्स हैं, मुझे 5 को चूज करना है 1000 में से, तो मैं बहुत सोच समझ के चूज करूंगा, क्योंकि मुझे उन 100 करोड़ को 120 करोड़ एक साल में बनाना है या 2-3 साल के अंदर बनाना है मेरे इन्वेस्टर्स के लिए, नहीं तो मुझे आगे फंड नहीं मिलेगा। और जैसे ही मैं उसको 120 करोड़ 150 करोड़ मेरे इन्वेस्टर्स को बना के दूंगा, उसमें से मैं मेरी फीस काटूंगा, मेरे इन्वेस्टर को फायदा होगा, मेरे को फायदा होगा, मेरे को और ज्यादा फंड आएगा स्टार्टअप्स में लगाने का। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को बिजनेस को चालू करना पड़ेगा। मोबाइल ऐप बना रहे हो तो एक सीटीओ लाना पड़ेगा, एक वेबसाइट बना रहे हो, टेक स्टार्टअप है तो विदाउट सीटीओ तो भैया पैसा कोई नहीं लगाता, इस चीज को समझ लेना। एक सीटीओ को फाउंडर होना कंपनी के अंदर जरूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट टैग है तो आप इस चीज को समझो, ओला का जो प्रोडक्ट है वो टैग नहीं है, वो टैक्सी है, आप समझ रहे हो। ओयो है, ओयो का जो बिजनेस है ना वो सिर्फ एक टैग के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, टैग एक बहुत छोटा पार्ट है ओयो का, मेन पार्ट उसके होटल इंडस्ट्री का, टाई-अप्स का है, कैसे वो स्ट्रेटेजी बनाते हैं, कोलैबोरेशन करते हैं। जोमेटो का जो मेन पार्ट है वो टैग का एक फिक्स पार्ट है। जैसे जोमेटो का जो फाउंडर है, मैं उसका पॉडकास्ट सुन रहा था, वो हर महीने 10 करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं टैग टीम के ऊपर, बंद करते हैं। अब जोमेटो का फाउंडर भले 5 करोड़ की सेल करे या 500 करोड़ की सेल करे या 5,000 करोड़ की सेल करे, 10 करोड़ उसको हर महीने बंद करने, तो उसको सेल्स बढ़ानी है अपनी, 10 करोड़ उसका फिक्स्ड हो गया, तो वहां पे उसका भी कोई टेक प्रोडक्ट नहीं है, टेक्नोलॉजी को यूज करके वो स्केल कर रहे हैं। अल्टीमेटली जब प्रोडक्ट आता है वो फूड आता है उनका एंड में निकल के। तो आपको ये चीज समझना जरूरी है, प्रोडक्ट टैग है या नहीं है, ये टैग का सिर्फ आप एक यूज ले रहे हो। जैसे जेप्टो की बात करूं या फिर मैं एक कंपनी की बात करता हूं, जोहो का प्रोडक्ट टैग है, जो के प्रोडक्ट आप चूज तोड़ सकते हो, टेक्नोलॉजी बेस्ड है, सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी के फाउंडर्स होना, स्ट्रॉन्ग टीम होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर फंड रेस करना है तो। फिर उसके लिए देखिए, अगर आपको फंड रेस करना है ना, तो लोग क्या करते हैं, एक बिजनेस थोड़ा बहुत स्टार्ट करा, लोगों को मैसेज करना चालू कर दिया। आपको एक प्रोफेशनल से पिच डेक बनानी है, आज के टाइम में लिख के ले लो। अगर आपके पास एक अच्छी पिच डेक नहीं है, फाइनेंशियल्स नहीं है, एक्सेल शीट्स नहीं है, बिजनेस को आप 10 मिनट में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो बाय यूजिंग ऑफ पिच डेक, धंधे में कोई पैसा नहीं लगाएगा। तो क्या होता है, इन्वेस्टर के पास आपकी पिच डेक गई, अब वो आपसे बात तो करेगा नहीं, पहले आपने लिंक्डइन पे उसको कनेक्ट करा, गूगल के थ्रू उससे कनेक्ट करा, वहां पे आपने उससे बात करी, वो बोलेगा पिच डेक भेज दो चलो भैया। और कभी इन्वेस्टर को ये मत बोलना कि आप एनडीए साइन कर दो, इन्वेस्टर बोलेगा भैया तुम्हारा आइडिया इतना यूनिक है ना तो किसी काम का नहीं है। देखो आइडियाज यूनिक नहीं होते, एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी वो मैटर करती है, तो आप कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हो। ओयो यूनिक काम क्या कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, वो आज आप खुद भी कर सकते हो बट एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, जैसे उस समय रितेश अग्रवाल ने करा। तो एग्जीक्यूशन मैटर करती है, इसलिए एनडीए साइन कभी भी मत कराना इन्वेस्टर के साथ बैठ के। अब आपको सबसे पहले कंसल्टेंट के पास जाना है, एक अच्छी पिच डेक विद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेटा, हर चीज, उनसे बात करो, या कोई कंपनी का फाउंडर है उनसे बात करो और एक अच्छी पिच डेक को तैयार करो जिससे आप इजीली फंड रेस कर पाओ। पिच डेक बहुत मैटर करती है, जनरली 50-60 हजार का आपका इन्वेस्टमेंट होगा, बट एक वर्थ इट पिच डेक बनाना जरूरी है। अगर आप लोग 5-10 करोड़ का फंड रेस करना चाह रहे हो, इस चीज का ध्यान रखना। अब इन्वेस्टर आपको कैसे मिलेंगे, देखो यार, लिंक्डइन पे आप टाइप करोगे ना एंजल इन्वेस्टर, अभी आप वीडियो को देखते देखते पॉज करो, लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे नहीं हो तो अकाउंट बना लो, एंजल इन्वेस्टर टाइप करो, 10,000 से ज्यादा एंजल इन्वेस्टर आपको मिल जाएंगे। वेंचर कैपिटल टाइप करोगे वहां मिल जाएंगे, इनके भी CS एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉट, सब कुछ होता है जिनके साथ जाके आप कनेक्ट हो सकते हो। और एक दिन में भैया कोई फंड रेज नहीं होता, इस चीज का ध्यान रखना। आज मैंने बिजनेस चालू करा, अब मैं 10 लाख का टर्नओवर कर रहा हूँ पर मंथ, धीरे धीरे मैं 12-13 लाख कर रहा हूँ। अब मैं क्या करूंगा, साइड बाय साइड इन्वेस्टर से नेटवर्किंग करूंगा, उनसे बात करूंगा, उनको मैसेज करूंगा, उनको पिच डेक भेजूंगा। उससे पता है क्या होगा, उससे ये होगा कि मैं 1-2 घंटे मेरा नेटवर्क बड़ा कर रहा हूँ और डेली के 10 घंटे में ऑपरेशन मेरे बिजनेस को भी बड़ा कर रहा हूँ। तो लेट सपोज कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं भी लगाता है तो मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, बट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई, किसी नेटवर्क के थ्रू इन्वेस्टर आया, उसको लगा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, टाइम भी अच्छा है, मुझे पैसा लगा देना चाहिए धंधे के अंदर, तो मैं एक बड़ा स्केलेबल धंधा बना जाऊंगा। इसीलिए धंधे को टाइम दो, डेली 10 आवर 12 आवर्स, और साथ में 1 घंटा इन्वेस्टर्स के लिए भी निकालो कि लिंक्डइन पे आप टाइम निकाल रहे हो, गूगल पे सर्च कर रहे हो एंजल इन्वेस्टर्स इन इंडिया, स्टार्टअप इन्वेस्टर्स इन इंडिया, बिग वेंचर कैपिटल इन इंडिया। उससे आप लोगों का फायदा सबसे बड़ा पता है क्या होता है, उससे आप लोगों का फायदा ये होता है कि आपका एक तो लिमिटेड टाइम गया और नेटवर्क बड़ा हो रहा है। आप वेंचर कैपिटलिस्ट से मिल रहे हो, स्टार्टअप के फाउंडर से मिल रहे हो, एंजल इन्वेस्टर से मिल रहे हो, और यहाँ पे आप साथ में अपने धंधे को भी बड़ा कर रहे हो। तो उससे क्या इन्वेस्टर को लगेगा हाँ भाई डे बाय डे इसके नंबर्स बढ़ रहे हैं, नंबर्स ग्रो हो रहे हैं, तो उनका भी डेली इंटरेस्ट बना रहेगा। अब SME IPO की बात कर लेते हैं, ये काम कैसे करता है। देखो SME IPO के समय 2 पोर्टल है, BSC SME के ऊपर, जहां पे अगर आपको BSC के SME पोर्टल पे फंड रेस करना है तो आपकी कंपनी में नेट टेंजिबल एसेट 3 करोड़ की होनी चाहिए, प्रॉफिट आपका पैट, अभी देखो पहले पैट नहीं देखा जा रहा था, अभी
बीच में कुछ फ्रॉड हुए, कुछ ऐसी चीजें हुई जिसके चक्कर में पैड भी देखा जा रहा है, तो मिनिमम 1 करोड़ से लेके 5 करोड़ का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होना जरूरी है। नहीं है तो फंड रेज नहीं कर पाओगे। कोई मर्चेंट बैंकर आपसे, ऐसा नाम नहीं लूंगा, बट लोग जनरली क्या करें, 5-10 लाख 25 लाख रुपए आपसे फीस ले लेंगे, बाद में 1 साल बाद बोल देंगे सब फंड रेज नहीं हो रहा, आपका पास नहीं हुआ वैल्यूएशन ये वगैरह, जाओ घर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पैसे 25 लाख रुपए पूरे डूब जाएंगे। तो बिना पैट के 5 करोड़ के मत जाना इसके अंदर, और टर्नओवर 10 करोड़ के प्लस होना चाहिए। वैसे टर्नओवर नहीं देखा जाता बट पैट देखा जाता है, बट विदाउट टर्नओवर पैट पॉसिबल नहीं है। और वैल्यूएशन पैट के बेसिस पे कैसे मिलेगी वो भी एक्सप्लेन कर देता हूं। पैट का 10x 20x 30x ऐसे आपको मिलेगा। अब 10x 20x 30x कैसे डिसाइड होता है भैया, बिजनेस की पिच डेक कितनी बढ़िया, बिजनेस का जो मार्केट शेयर है वो कितना बढ़िया है, फाउंडर्स कितना बढ़िया है, कंपनी कितना मार्केट में और कितना ग्रो कर सकती है, मार्केट शेयर कितना बढ़िया है, उसके बेसिस पर वैल्यूएशन डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ पैट। मतलब मेरा पैट है 5 करोड़ का, उसको 10x कर लूँ 50 करोड़ अगर एडटेक में हो। मैं ऐसी इंडस्ट्री है जो बहुत तेजी से राइज कर रही है, तो वहाँ 30x भी वैल्यूएशन आज के टाइम में मिल सकती है। सारा डिपेंड करता है मर्चेंट बैंकर के ऊपर, क्योंकि उसको पहले प्राइवेट प्लेसमेंट लाने पड़ते हैं, गारंटी लानी पड़ती है, अंडर राइटिंग लानी पड़ती है, तभी आपका फंड रेज होता है। फंड रेज होने में 4 से 6 महीने का टाइम लगता है। अब बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स इस समय इसको यूज कर रहे हैं और अपने धंधे को बड़ा कर रहे हैं और स्केल कर रहे हैं। और इनके फायदे बताता हूं आपको रहते क्या क्या हैं। देखो, कंपनीज के फाउंडर भी इससे पैसे बनाते हैं, मर्चेंट बैंकर भी बनाते हैं, बट बहुत ध्यान से खेलना है इसके अंदर, क्योंकि बीच में अभी एक चीज निकल कर आई थी कि बैंक ने, किसी ने 12.5% की फीस चार्ज कर ली आईपीओ के ऊपर, जो कि मार्केट जो स्टैंडर्ड है वो 4 से 5% का, मतलब कहीं ना कहीं घपला हुआ है। अगर आज प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 1% का कमीशन देते हैं, 5% 10% का कोई कमीशन दे रहा है, मतलब प्रॉपर्टी में गड़बड़ थी, बिक नहीं रही थी, तो इसी के चलते मार्केट में हेरा फेरी भी चल रही है। तो बहुत ध्यान से इसके अंदर डील करना। अब देखो, ऐसे में आईपीओ का जब पैसा आता है ना कंपनी के अंदर, तो फाउंडर्स क्या करते हैं, सिर्फ फ्यूचर में लोन लेना चालू कर देते हैं अगेंस्ट इक्विटी। आज कंपनी की वैल्यूएशन लेट्स सपोज है 200 करोड़, आपके पास 40% इक्विटी पड़ी है, आपने उसके बेसिस पे 50 करोड़ के मतलब आपकी इक्विटी हो गई। 200 करोड़ कंपनी की वैल्यूएशन, 40% आपके पास है, मतलब 50 करोड़ आपकी इक्विटी की वैल्यूएशन है। तो आपने उसके बेसिस पे 20 करोड़ का लोन लिया। अब आपकी कंपनी का साइज बड़ा हो गया 2 साल बाद, उसके बाद आपकी कंपनी का साइज हो गया 500 करोड़, तो आपका जो 40% इक्विटी का शेयर है वो आप लगा लो कितने का हो गया, ये हो गया 200 करोड़ के आसपास। तो वहां पे आप सोचो 200 करोड़ पे आपको पहले कितना मिला था, 50 करोड़ पे 20 करोड़ का लोन, तो यहाँ पे आप आराम से 80-90 करोड़ का लोन लेकर आ जाओगे, तो आपको और बड़े फंड्स मिलेंगे मार्केट में ग्रो करने के लिए। तो ऐसे ही एंटरप्रेन्योर से फनल बनाते हैं, क्योंकि एक टाइम बाद आप इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब एसएमई आईपीओ लॉन्च होगा ना 25%, तो आपको एसएमई बोर्ड को देना पड़ेगा, जहां पे पब्लिक के पास कंपनी की इक्विटी चली जाएगी, 5% मर्चेंट बैंकर बाकी सब ले जाएंगे, तो 30% वैसे डाइल्यूट हो गई। आपका को फाउंडर है, बाकी लोग उनको भी चली जाएगी, तो अराउंड मान के चलना आपके पास कितनी रहेगी, 60% या 50% के आसपास इक्विटी। तो ज्यादा आप डाइल्यूट करोगे धंधे में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, इसीलिए ज्यादा आपको डाइल्यूट करनी ही नहीं है। और देखो, अगर आप एसएमई आईपीओ प्लान कर रहे हो, धंधे में फंड रेज करना है, धंधे को बड़ा करना है, स्केल करना है ना, तो हमने एक पूरा प्रॉपर सोल्यूशन विद पैकेज बना रखा है, जहां पे हम वेबसाइट से लेके, आईपीआर से लेके, लीगल डॉक्यूमेंटेशन से लेके, केपीआई के फ्रेमवर्क से लेके, राइट मार्केटिंग फनल से लेके, मेटा एड्स कैसे चलाने, ऑनलाइन ई कॉमर्स कैसे वर्क करता है, टैक्सेस वगैरह, हर चीज की हमने एक स्ट्रॉन्ग टीम को तैयार करा है। और इंडस्ट्री से हम राइट वेंडर्स को लेकर आए, क्योंकि क्या है, काफी सारे लोग धंधे को बड़ा नहीं कर पाते। एक गुलाब जामुन बेचने वाला है, वो अच्छा गुलाब जामुन बनाएगा, गुलाब जामुन बेचेगा, बट कभी हल्दीराम की तरह स्केल अप नहीं कर पाएगा। सोया चाप बनाएगा, बढ़िया बनाएगा, एक आउटलेट पे उसके फिल्म स्टार्स भी आएंगे, बट स्केल नहीं कर पाएगा। हम लोगों के लिए स्केलेबल मॉडल्स बनाने में मदद करते हैं। और अगर आप एसएमई आईपीओ के लिए जाओगे तो अच्छी वेबसाइट होना, प्रेजेंस होना, हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोग चेक कर सकते हो बीएससी की वेबसाइट पे, एनएससी की वेबसाइट पे। और देखो फ्रेंड्स, एसएमई आईपीओ में अगर आपको मदद चाहिए, स्केलेबल धंधा बनाना है, तो सारे वेंडर्स के हमने एक लिस्ट को तैयार करा है, जो मार्केट के अंदर मंजे हुए खिलाड़ी हैं। होता क्या, एक बिजनेसमैन के लिए उसको वेंडर्स पता ही नहीं होता, हायरिंग कैसे करूं, मैन पावर कैसे लाऊं, वेंडर्स कैसे मिलेगा, वेबसाइट्स कैसे बनेगी, आईपीआरस क्या होते हैं, वैल्यूएशन क्या होती है, कैसे निकलते हैं, कैसे स्केलेबल बनते हैं, स्ट्रैटेजी कैसे बनती है, फ्रेंचाइजी में फोको जाना है, फोको जाना, करना क्या है मेरे को, वो पता ही नहीं होता। उन सब चीजों में हम उनको मदद करते हैं। आपको सिर्फ इस नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करना है, हमारी टीम आपसे कनेक्ट हो जाएगी। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने पूरे सीजन को देखा, हमें इतना प्यार सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।